वालों को, जब पंचर बनाने वालों की आय बढ़ेगी और उनकी गुल्लक में 4 पैसे जमा होंगे। विदेश पूंजी निवेश यहाँ आता है और लगातार उसमें वृद्धि होती है, तो ये मेहनत का समाज, जिसको ठंड नहीं रोक पाती, जिसको धुंध नहीं रोक पाती, जिसको बरसात नहीं रोक पाती, जिसको आंधी तूफान नहीं रोक पाता, और जो अगर एक दिन काम ना करे तो उसके घर का चूल्हा नहीं जलता, माननीय अध्यक्ष जी, उसके रोजगार भी नहीं बचेंगे और उसकी जिंदगी भी नहीं बचेगी। हमारी गाड़ी मेहनत की कमाई है। ऐसे पैसे को सरकार के द्वारा सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए अहिल्याबाई होलकर जैसे महापुरुषों की मूर्ति तोड़कर मंदिर कॉरिडोर बनाने के नाम पर, अट्टालिकाओं को बनाने के नाम पर, या डॉक्टर सोनेलाल पटेल के समर्थन के वोट को इकट्ठा करने के नाम पर उनके नाम की शिला पट्टिका चिपका करके नहीं करना चाहिए। लेकिन ये बजट जो हमारे सामने प्रस्तुत किया गया, ये झूठे आंकड़ों की बानगी है कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार के दृष्टिकोण में ये वार्षिक बजट का एक पहलू बहुत ही महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय है। पिछले वित्तीय वर्ष और पिछले वित्तीय वर्ष के बजट की तुलना में 12 से 13% इस बजट का बड़ा आकार होना। हालांकि ये बात अलग है कि पिछले वित्तीय वर्ष में विभिन्न विभागों को जो बजट का आवंटन किया गया, वो अधिकांश विभागों में मोर देन 50% अप्रयुक्त और व्यर्थ पड़ा हुआ है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, सच्चाई यह है कि एक बजट में विकास की दिशा के साथ सामाजिक न्याय का संतुलन होना एक महती जरूरत है, और खासकर जब लक्ष्य तेज रफ्तार से विकास और बड़े पैमाने पर रोजगार हो, तो ये नितांत आवश्यक हो जाता है कि थोड़ी देर थम करके नियंत्रण के साथ विवेकपूर्ण तरीके से राजकोषीय जो आपकी संपदा है, खजाना है, उसके विस्तार के लिए गुंजाइश रखी जाए। और खासकर तब जब खर्चा गुणवत्ता वाली पूंजी निर्माण के नाम पर हो रहा, यह स्थिरता के लिए अनिवार्यता है। और माननीय अध्यक्ष जी, जब निर्माण की बात आई है तो सबसे पहले यह जरूरी हो जाता है कि हम श्रम शक्ति को सुगम बनाएं, सकुशल बनाएं, सुदृढ़ बनाएं, और इसके लिए निवेश होना बहुत नितांत आवश्यक है। लेकिन ये बजट जो आया है, इसमें केंद्रित विकास और बड़े बड़े निवेशों के बीच में कहीं ना कहीं जो मूलभूत समस्याएं थी, उनको प्राथमिकता नहीं मिल पाई। इसी सदन में अपराध के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति का बखान करते हुए, इसी नीति को अगर विदेशी पूंजी निवेश का आधार बताया जाएगा, तो माननीय अध्यक्ष जी, ये कैसा सुधार है और कितना सही है ये? क्योंकि सुधार तो वो होगा जब रेवड़ी वालों को, जब खोमचे वालों को, जब पंचर बनाने वालों की आय बढ़ेगी और उनकी गुल्लक में 4 पैसे जमा होंगे। और आज अगर विदेश पूंजी निवेश यहाँ आता है और लगातार उसमें वृद्धि होती है, तो ये मेहनत का समाज, जिसको ठंड नहीं रोक पाती, जिसको धुंध नहीं रोक पाती, जिसको बरसात नहीं रोक पाती, जिसको आंधी तूफान नहीं रोक पाता, और जो अगर एक दिन काम ना करे तो उसके घर का चूल्हा नहीं जलता, माननीय अध्यक्ष जी, उसके रोजगार भी नहीं बचेंगे और उसकी जिंदगी भी नहीं बचेगी। ये उत्तर प्रदेश जो एक विशाल राज्य है, कृषि प्रधान राज्य है, खुद सरकारी आंकड़े इस बात का ब्यौरा देते हैं कि विगत 2016-17 के आंकड़ों के सापेक्ष आज हमारी सकल घरेलू आय कृषि और कृषि से संबद्ध क्षेत्रों के कारण आज दुगनी हो गई। तो ये बहुत ही चिंतनीय विषय है और विशेष अटेंशन चाहता है इस सदन का कि हम इस बात पे ध्यान दें कि अगर किसी क्षेत्र की वजह से हमारे प्रदेश की सकल घरेलू आय में दुगने का इजाफा हो रहा है, तो उस क्षेत्र में जुड़े हुए किसान मजदूर, बटाईदार, अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए लोगों की आमदनी में कितना इजाफा हुआ है। ये मैं नहीं कह रही, आपके सरकारी आंकड़े कह रहे हैं कि दुगनी सकल घरेलू आय देने वाले इस कृषि प्रधान राज्य में महज 18% का बदलाव आया है। माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए मेरा ये बहुत स्पष्ट मानना है और स्पष्ट कहना है कि ऐसे किसी क्षेत्र से जहां हमारी सकल घरेलू आय दुगनी होकर आई है, जो हमारी गाढ़ी मेहनत की कमाई है, ऐसे पैसे को सरकार के द्वारा सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए अहिल्याबाई होलकर जैसे महापुरुषों की मूर्ति तोड़कर मंदिर कॉरिडोर बनाने के नाम पर, अट्टालिकाओं को बनाने के नाम पर, या डॉक्टर सोनेलाल पटेल के समर्थन के वोट को इकट्ठा
करने के नाम पर उनके नाम की शिला पट्टिका चिपका करके नहीं करना चाहिए, बल्कि इस निवेश को निकाल करके कृषि और कृषि प्रधान जो उससे जुड़े हुए लोग हैं उनके जीवन की वृद्धि में लगाना चाहिए, बहुसंख्यक आबादी के उत्थान में लगाना चाहिए। मैं इस सदन के माध्यम से पुरजोरी से इस बात का समर्थन करते हुए सरकार से यह मांग रखती हूं कि अगर वाकई में आप कृषि और कृषि से जुड़े हुए लोगों का उत्थान चाहते हैं तो आपको त्वरित एक फैसला लेते हुए कृषि को उद्योग का दर्जा देते हुए राष्ट्रीय नहीं तो राज्य स्तर पर कृषि आयोग का गठन करते हुए किसान को बल बनाने वाली एक फैक्ट्री मालिक की तरह यह अधिकार देना चाहिए कि उसकी फसल से जो उसके खेत से जो फसल निकल के बाजार में जाएगी उसका बाजारी मूल्य स्वयं किसान तय करेगा, सरकार तय नहीं करेगी। तब तो मानेंगे कि आप चाहते हैं इस देश का अन्नदाता समृद्ध हो। माननीय अध्यक्ष जी, अगर सरकार की नीतियां ऐसी नहीं है जैसी हमारी अपेक्षा थी कि आप जितनी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं उतनी बड़ी घोषणाओं को आमली जामा पहना करके आप धरातल पे लाने का काम करेंगे, जिससे सर्व समाज, सर्व वर्ग, चाहे वो किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे नारी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे मजदूर हो, जल्दी खत्म कर लीजिए माननीय सदस्य। अगर ऐसा नहीं होता है 5 मिनट हो गए हैं तो ये महज आंकड़ों का खेल है। मैं 30 सेकेंड। माननीय अध्यक्ष जी, हमें पुनः इन आंकड़ों को गंभीरता से देखना होगा क्योंकि आंकड़े प्रभावित करते हैं। लेकिन ये बजट जो हमारे सामने प्रस्तुत किया गया ये झूठे आंकड़ों की वानगी है और इस वक्त हमारा दृष्टिकोण और इस वक्त हमारी अनिवार्यता खर्च नहीं होनी चाहिए। इस पर हमारी अनिवार्यता और प्राथमिकता निर्माण की तामीर होनी चाहिए, क्योंकि देश और राष्ट्र कोई भी और भविष्य का निर्माण सिर्फ तभी कर सकता है घोषणाओं के दम पर नहीं, जब आपके पास सुदृढ़ और कुशल। धन्यवाद पल्लवी जी। माननीय अब्बास अंसारी जी, आपके पास नवाचार की नीति होगी। माननीय अध्यक्ष जी, आपका पुनः बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।